मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम पिछले कुछ वीडियो में फिजिक्स से आपको चैप्टर नंबर 10 जो एनसीईआरटी में है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो हमने अभी तक प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उसका सेकेंड पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें इसको भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, 2-4 वीडियो इसका भी आएगा और सारे चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन जो था, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, तो उससे मिलता जुलता सारा चीज है। नहीं, यहाँ उससे जितना उधर कंसेप्ट पढ़े थे कि वहाँ पे प्रकाश का रिफ्लेक्शन परावर्तन का नियम क्या है, यहाँ भी पढ़ेंगे अपवर्तन का। जैसे वहाँ पहले परावर्तन पढ़ा, यहाँ अपवर्तन पढ़ेंगे। फिर परावर्तन में क्या होता है कि कोई भी लाइट आता है, परावर्तक सतह से टकराया और उसी माध्यम में लौट जाता है, तो परावर्तन बोलते हैं। जबकि अपवर्तन में क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, यानी यहाँ पे माध्यम का बदलाव होता है, का चेंज होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। फिर प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ भी इमेज पढ़ेंगे यानी प्रतिबिंब पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर यहाँ पे लेंस पढ़ेंगे और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 उत्तल और अवतल लेंस। फिर उसके प्रकार पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको लेंस और उसका बारे में अब यानी पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ पढ़ना है, धीरे धीरे आराम से तो सब बढ़िया समझना। और आप लोग भी धैर्य के साथ सभी वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि आप 2-4 वीडियो मिनिमम आएगा, इतना देखेंगे चैप्टर का द एंड होगा और आपको सारा चीज़ सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारा क्वेश्चन आप बना सक्षम होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 1। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आपको क्या पढ़ना है। प्रकाश का अपवर्तन में जैसे वहां में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, उसी हिसाब से यहाँ पे हमने अपवर्तन पढ़ना है। तो प्रकाश की किरणों, यहाँ वहां भी प्रकाश का किरणों था, यहाँ भी प्रकाश की किरणों की एक पारदर्शी माध्यम, यानी एक आपका क्या होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना, माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पे दिशा परिवर्तन यानी मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन है। एक प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा, माध्यम का बदलाव होगा। जैसे आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो क्या हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, ये परावर्तक सतह है आएगा और उसी माध्यम में, ये परावर्तक सतह है तो इसी माध्यम में क्या हुआ, ये आया, यहाँ पे परावर्तक सतह पे टकराया और इधर लौट, यानी माध्यम क्या हुआ है, माध्यम सेम है, यहाँ पे माध्यम का बदलाव नहीं हुआ। जबकि आपको अवतल दर्पण जब आपका अपवर्तन पढ़ेंगे तो अपवर्तन में कोई लाइन आया, कोई आपतित किरण आया, परावर्तक यहाँ टकराया, टकराया क्या यहाँ पे आया और फिर या तो इधर आएगा या इधर, कंडीशन या तो अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब के पास आएगा। यानी क्या देख रहे हैं, माध्यम M1 है तो माध्यम 2 है, यानी इस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश, मतलब प्रकाश मुड़ रहा है या प्रकाश का जाना हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या था, उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाता है। डिफरेंस है प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश के परावर्तन में हम दर्पण पढ़ते हैं, जबकि प्रकाश के अपवर्तन में हम लेंस के बारे में। ठीक है, तो ही बोल रहा है प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पे दिशा परिवर्तन यानी मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन कैसे हुआ, ये देखिए, ये जैसे आपका एक माध्यम है ए बी, ये इधर देखिए, इधर वायु है, ये माध्यम M1 हो गया, वायु है, और एक कांच है यानी M2 माध्यम है, यानी माध्यम M1 वायु है और यहाँ पे कांच है। तो जैसे ही अभिलंब है, जैसे ही कोई किरण यानी आपतित किरण आपतित हो रहा है, कोई किरण आ रही है तो आपतित किरण बोलेंगे। प्रकाश के परावर्तन में भी आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण आई Q बिंदु पे। अब Q बिंदु पे तो ये अभिलंब से जो कोण बन रहा है वो I यानी एंगल I यानी आपतित या आपतन कोण। ठीक, आपतित आपतित कोण या आपतन कोण, आपतन कोण नहीं हुआ। जैसे ही प्रकाश आपतन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। वहां पे क्या था, परावर्तन होता था और इधर ही लौट जाता था। क्या होता था, परावर्तन होता था और इधर ही लौट जाता था, तो इसको परावर्तन बोलते थे। जितना एंगल से आता था उतना ही एंगल से लौट जाता था। इस क्रिया को यानी इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते थे हम, परावर्तन बोलते। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपतित किरण आया यहाँ पे और अंदर की तरफ चल गया यानी कांच में,
यानी अपना वायु माध्यम में आया था, लेकिन वो कांच के माध्यम में प्रवेश कर गया। ये जो कांच रखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। पारदर्शी होगा तभी तो लाइट जाएगा। आपको हम जब माध्यम पढ़ा रहे थे पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्ध पारदर्शी, ये सबके बारे में हमने बताया था, जो प्रकाश के परावर्तन वाले बेसिक चैप्टर में था। तो इसमें क्या हुआ, वही किरण आया और ये इधर की तरफ लौटा नहीं, में लौटा नहीं। जब कोई आपतित किरण उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसको परावर्तन बोलेंगे, और जब उस माध्यम में न चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो उसको अपवर्तन बोलेंगे। ठीक, यही आपका अपवर्तन है। क्या हुआ, आपतित किरण आया और यहाँ पे एंगल आई से आया और एंगल आर से ये अपवर्तित हो रहा है। तो वहां पे क्या, जब ई किरण था ये वाला, तो इसको बोलते थे परावर्तित किरण। इसको हम बोलते थे परावर्तित, परावर्तित किरण। क्यों, क्योंकि ये आपतित किरण आई और परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित हो जा रहा है, यानी वहां परावर्तन होता था, और जबकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। दोनों में बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो किरण था उसी माध्यम में लौटता था तो वहां परावर्तन होता था। परावर्तन मतलब परावर्तित किरण। यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, अपवर्तन हो रहा है यानी अपवर्तित किरण। ठीक, ये बेसिक ध्यान रखिएगा कि नोमेनक्लेचर यानी नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आपको है, तो ध्यान रखिए। जब परावर्तन होगा तो ये आपका परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण। जब देखिए, जब यहाँ पे परावर्तन था तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को क्या बोलते थे, परावर्तित कोण। जब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो एक कोण है आर, इसको बोलेंगे अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण। अपवर्तित नहीं, अपवर्तन कोण बोलेंगे। अपवर्तन के पश्चात ये बन रहा है तो अपवर्तन। ठीक, एक चीज और इधर भी देखिए, वही है, ये थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में। इंसिडेंट रे यानी वही आपतित किरण आई, या तो ये अभिलंब से इधर आएगी या नहीं तो अभिलंब से, यही दो कंडीशन बनेगा जो आपको, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। ठीक, बेसिक डिफरेंस आपको यही ध्यान रखना है कि परावर्तन में क्या होता था, जो प्रकाश आता था परावर्तक के बाद, परावर्तन के उसी माध्यम में लौटता था, जबकि अपवर्तन में माध्यम का बदलाव होगा। ठीक, अब देखिए कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। किसी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। चलिए एक और देखिए, ये अभिलंब है। ठीक, ये माध्यम मानिए इधर माध्यम 1 है, माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। तो देखिए जो माध्यम होता है ना, तो एक माध्यम को डिवाइड करते सरल माध्यम में, विरल माध्यम में, या वो सघन माध्यम में। यानी सघन माध्यम कहाँ होगा, जहां पे जिस माध्यम में पार्टिकल का डेंस ज्यादा होगा। यानी जैसे ही देखिए, देख रहे ऐसा हो तो सघन हो गया, मान के लिए ऐसा हो, ये क्या हो गया, इस सघन माध्यम हो गया। और ये क्या होगा, विरल होगा, क्योंकि यहाँ पे विरल माध्यम में डेंस नहीं है, पार्टिकल का डेंस ज्यादा नहीं है, ये विरल माध्यम होगा, सरल माध्यम हो। तो माध्यम हमेशा आपका सरल होगा या विरल, सघन नहीं, हाँ सघन, सघन या विरल। सघन में उस माध्यम में पार्टिकल ज्यादा होंगे, यहाँ पे पार्टिकल कम होंगे। ठीक, चलिए अब ये क्या हो गया, तो जब कभी भी अगर कोई भी आपतित किरण ए आया, ठीक, ये एंगल बना तो आपतन कोण। अब देखिए, अब परावर्तन में इधर ही लौटता था, लेकिन हमको अपवर्तन में क्या करना है, माध्यम चेंज होगा, माध्यम चेंज होगा। तो एक देखिए, एक तो होगा इसको जाना चाहिए तो इस डायरेक्शन में, पाथ तो यही होना चाहिए, जिस लाइन पे आया उसी लाइन पे नहीं, लेकिन इस पाथ को फॉलो नहीं करके ये तो, या तो ये इसको फॉलो नहीं करके, या तो ये क्या होगा कि या तो इधर की तरफ होगा नहीं तो इधर, या तो ये इधर की तरफ होगा या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ। तो क्या देख रहे हैं कि अपना पाथ ये फॉलो नहीं कर रहा है, या तो ये अभिलंब है, इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब,
या तो ए अभिलंब की ओर जा रहा है या अभिलंब से दूर जा रहा है। ये देखिए इसका पाथ ए है, तो इसके इधर रह गया तो अभिलंब से नजदीक बोलेंगे, और जबकि इधर चला गया तो बोलेंगे अभिलंब से। तो यानी आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात या तो वो अभिलंब से नजदीक होगा या अभिलंब से दूर होगा। इसी को टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं कि परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात आने वाली आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, केवल झुक जाना होगा या अभिलंब से करना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा आपतित किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है। देखिए जब सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे। अगर सघन से अगर हम विरल माध्यम में जा रहे हैं तो आपको कॉमन सेंस लगाइए कि मतलब सघन यानी सघन मतलब बहुत सारा पार्टिकल है, बहुत सारा यहाँ पार्टिकल है, तो यानी इसमें प्रकाश का जो चलने का वेग होगा वो कम होगा, क्योंकि सघन है यानी बहुत टाइटली कम्पैक्ट है, उसमें पार्टिकल ज्यादा है तो प्रकाश का चाल भी थोड़ा सा कम होगा। जानते हैं प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, वहां कम होगा। लेकिन जैसे ही विरल में अगर पार्टिकल कम होगा, खाली जगह मिलेगा तो आप भी दौड़ लीजिएगा, भीड़ वाले जगह में आप भी संभल के चलते हैं, जबकि खाली जगह हो तो आप दौड़ने लगिएगा। वही हुआ सघन से जब विरल में जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ थोड़ा तेज भागेगा, यानी तेज भागे तो ये दूर चला जाएगा। सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से प्रकाश की किरण होगा, अभिलंब से दूर। लेकिन जब विरल से सघन में जाना होगा तो विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश का जो चाल है वो कम हो जाएगा। ये देखिए जब सघन से विरल में गया तो दूर जाएगा, क्यों, क्योंकि जबकि विरल से सघन में आएगा, मान के चलिए विरल माध्यम था, विरल माध्यम था कम कंपैक्ट मतलब खाली जगह ज्यादा था तो वहां प्रकाश तेज चला। जैसे ही सघन में आएगा, सघन में आएगा वहां पार्टिकल ज्यादा है, वहां चलने में उसको कमी होगा इस जगह की, तो क्या होगा वो चल नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। आपका क्या देखें कि सरल से अगर विरल में जा रहा है, सरल से विरल में जाएगा तो दूर जाएगा अभिलंब के, और जब आपका विरल से सरल की ओर जाएगा, विरल सरल नहीं सघन होता है तो सरल बोल रहे हैं, सघन विरल है इसलिए सरल हो रहा है, सघन की ओर जाएगा तो ये अभिलंब की ओर, इसका प्रकृति। अब देखिए कुछ पॉइंट है कि सबको देख लीजिए। वही बोला जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ या झुक जाती है। क्यों, क्योंकि विरल माध्यम में खाली जगह था तो तेज दौड़ रहा था, जैसे ही सघन में आया तो उसको चलने का स्पीड जो होगा, चाल होगा, कम हो जाएगा, कम होगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ऐसे आई और ऐसे हो गई अभिलंब की। इसको जाना चाहिए था ऐसे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगा, विरल में स्पेस ज्यादा मिल गया, खाली जगह है तो दौड़ जाएगा और वो अभिलंब से दूर चला जाएगा। ठीक, यदि प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली तल या सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना मुड़े या विचलित के अपवर्तन, बिना मुड़े विचलन या अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। कहने का मतलब है अगर अगर कोई रेखा इसी लाइन पे, कोई प्रकाश किरण इसी लाइन पे आपतित हो रही है तो ये आपतित होता ही है यानी आपतित किरण, आपतित किरण। अब देखिए आपतित किरण और यहाँ पे आई और इसी डायरेक्शन में चलते चली गई। क्यों, क्योंकि जब परावर्तन होता था तो क्या देखते थे आप, जब परावर्तन होता था इस सतह परावर्तित होता था तो इसी पे वापस लौट जाती थी, क्योंकि उसी माध्यम में वापस लौटना रहता था। तो परपेंडिकुलर यानी लंबवत आती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी जबकि वो आपका परावर्तन होता था। तो लेकिन ये परावर्तन तो है नहीं, माध्यम चेंज करना है, यानी इस माध्यम से इस माध्यम में आना है, तो ये सीधे के सीधे उसी लाइन पे आ जाती है, यानी बिना विचलित हुए। जबकि इस और अदर केस में क्या होता था, या तो ऐसे होगा नहीं तो ऐसे भागेगा, जबकि इसको जाना चाहिए था ऐसे। यहाँ तो विचलन हो रहा है लेकिन यहाँ पे विचलन नहीं होगा, तो वही पॉइंट बोल रहा है, वही इस पॉइंट में बोल रहा है कि यदि प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली तल या सतह पर लंबवत आपतित है तो वह बिना मोड़े या विचलन अपवर्तन से
चौथा पॉइंट देखिए, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं। यही हम बता रहे थे कि विरल माध्यम में क्या होगा, कि विरल में स्पेस रहेगा, यानी उसमें पार्टिकल्स जो होंगे ना वो कंपैक्ट नहीं रहेंगे, काफी करीब करीब नहीं रहेंगे, यानी आपको यहाँ पे स्पेस रहेगा। स्पेस रहेगा तो विरल माध्यम हुआ, विरल माध्यम में हुआ तो प्रकाश की चाल अधिक हो। वही अब रेयर मीडियम, वही माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम या न्यून होता है उसे प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। यानी सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक। इसीलिए इसीलिए तो सघन माध्यम में अगर सघन से विरल में आता है प्रकाश तो विरल में तेज भागेगा तो ऐसे चल जाएगा, जबकि इसको जाना चाहिए था ऐसे, और वहीं अगर सघन से रहता था ऐसे तो जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया वन माध्यम जिससे प्रकाश की चाल कम न्यून हो उसे प्रकाशीय सघन माध्यम का। अब देखिए अपवर्तन के कारण, आखिर क्या कारण है कि अपवर्तन होता है। परावर्तन होता था तो परावर्तन होता था तो क्या उसी माध्यम लौटना, तो अपवर्तन क्यों दूसरे माध्यम में आता है और फिर अभिलंब की ओर झुकना या अभिलंब से दूर होना, क्यों ऐसा होता है। तो ये देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। ये जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की चाल घट जाती है तथा वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और वह अभिलंब से, यही कारण है अपवर्तन होने का। क्या कारण है अपवर्तन होने का, तो बोला जा रहा है कि अपवर्तन होने का कारण जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो यहाँ पे माध्यम अलग है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, और प्रकाश की चाल दोनों माध्यम में अलग होगा क्योंकि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगा और डिपेंड करेगा कि वो कितना सघन है कितना विरल है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अलग है, अपने चाल से चल रहा है, जैसे ही यहाँ टकराया तो इस माध्यम में क्या में सरल होगा या विरल होगा, इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग हो जाएगा। जब प्रकाश की चाल अलग हो जाएगा तो मानिए या तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, तो ये दूर चल जाएगा नहीं तो नजदीक आ जाएगा अभिलंब के। तो वही बोल रहा है कि प्रकाश के चाल का अलग अलग होना प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। पूछे कि क्या कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आप बोलिएगा क्योंकि प्रकाश का चाल हर माध्यम में यानी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, इस कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्योंकि इस माध्यम में अगर प्रकाश चल रहा है तो अलग स्पीड है, जैसे ही इस माध्यम में जाएगा तो स्पीड उसका यानी चाल उसका बदल जाएगा, अगर चाल अधिक हो गया तो दूर चला जाएगा, जबकि चाल कम होगा तो वह दूर। तो यही कारण है आपका अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश की चाल, ऐसे वहां भी प्रकाश के परावर्तन में भी हम बताए थे प्रकाश की चाल क्या होता है। यहाँ निर्वात या शून्य या मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल क्या होता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ यहाँ होता है मीटर बटा सेकेंड। जब इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो ये होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर पे मात्रक पे ध्यान दीजिएगा कि मात्रक क्या है। ठीक, आगे जाइएगा 11 12 में तो यूनिट एंड डायमेंशन करके एक चैप्टर ही होगा, लेकिन यहाँ पे आप सभी चैप्टर में ध्यान होगा, एक यूनिट एंड डायमेंशन करके आपका अलग चैप्टर पढ़ना होता है, यहाँ सभी फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जितना होगा सबका वहाँ माप। ये हो गया। ये पानी में चाल, अगर जब प्रकाश का चाल निर्वात यानी खाली जगह शून्य या मुक्त आकाश में 3 × 10⁸ है तब प्रकाश का चाल पानी में कितना है और कांच में कितना है। प्रकाश का चाल पानी में 2.2 × 10⁵ मीटर है, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, और कांच में 2 × 10⁵ किलोमीटर। यानी आप क्या देख रहे हैं, प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात या शून्य मुक्त आकाश में, उसके बाद पानी में। नोट, वायु में थोड़ी कम किंतु व्यवहार में निर्वात के बराबर मान लिया जाए। देखिए एक तो निर्वात हुआ, क्योंकि दो कंसेप्ट होता है। देखिए एक तो आपका क्या होता है कि निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम, और एक होता है वायु। दोनों में क्या अंतर है,
देखिए वायु में है, वायु में भी थोड़ा मोना पार्टिकल रहता है जो कि डिस्टरबेंस करता है, तो प्रकाश का चाल उसमें घटता है। लेकिन निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होता है। लेकिन निर्वात और वायु में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वायु में खुला वातावरण या वायुमंडल में है, अभी प्रकाश आपका वायु में वातावरण यानी वायुमंडल में तो कई सारा, वायुमंडल में कई सारा गैस है, यानी वहां रुकावटें हैं कुछ, बात में कोई रुकावट नहीं है। तो इसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन वायु में काफी कम रुकावटें होता है, इसलिए इसको मान लिया जाता है कि दोनों बराबर है लगभग। यानी जो निर्वात में जो है वही वायु में है, मान लिया जाता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, वही बोल रहा है कि वायु में थोड़ी कम, किंतु व्यवहार में निर्वात के बराबर ही है प्रकाश का चाल। अब देखिए प्रकाशीय घनत्व, एक और कंसेप्ट है, देख लीजिए। प्रकाशीय घनत्व पारदर्शक पदार्थों का एक गुण है। इस माध्यम का प्रकाशीय जितना ही अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही, यानी वही अगर मान लीजिए वस्तु है, अगर इसका घनत्व ज्यादा है यानी पार्टिकल काफी करीब करीब होगा, पार्टिकल क्या होगा आपको काफी काफी करीब करीब होगा सब में। तो जैसे ही जितना सघन माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो उसी प्रकाशीय घनत्व, जितना घनत्व ज्यादा होगा, जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा, प्रकाश उतना ही। अब देखिए अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ये एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपका कई क्वेश्चन पूछा। अपवर्तनांक माध्यम, अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है, यानी ये माध्यम का गुण है, वही सरल माध्यम और सघन माध्यम और विरल माध्यम, माध्यम का गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है। अर्थात किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक है। क्या देखा कि अपवर्तन हो रहा है, तो इवेंट ले आया और इसका क्या हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है, जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये इधर अभिलंब की ओर झुक गई, या नहीं तो दूर चला गया। ठीक, वही बोल रहा है अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक कुछ नहीं है, माध्यम का गुण है। सघन माध्यम या विरल माध्यम का एक गुण है, माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित कर, अर्थात किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने का अपवर्तनांक, यानी किसी कोई माध्यम है में प्रकाश की किरण का चाल जो है कि दिशा या किरण की दिशा को बदलने की क्षमता ही अपवर्तनांक है, कि जैसे जितना अपवर्तनांक उस हिसाब से वो अपना प्रकाश की किरण को परिवर्तित, या किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, ये अक्षर से सूचित है। मतलब कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश का चाल, यानी इसको अगर n से डिनोट कर दीजिए, तो n से डिनोट कीजिएगा, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश का चाल, यानी शून्य में यानी निर्वात में, निर्वात निर्वात में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल शायद नहीं, प्रकाश तक, प्रकाश का भी इधर, प्रकाश का चाल बटा क्या होता है, प्रकाश के चाल उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात, यानी निर्वात में और किसी माध्यम में, माध्यम में प्रकाश का, इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वो, और किसी माध्यम में प्रकाश का चाल हो सकता है, माध्यम कांच हो सकता है, माध्यम पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, या कुछ भी माध्यम हो सकता है, माध्यम में जो प्रकाश का चाल होगा उसी का रेशियो हो रहा है। क्या देख रहे हैं, यहाँ भी चाल है और यहाँ भी चाल है, यानी यह भी मात्रक विहीन राशि है। क्या है इसका कोई मात्रक, मात्रक इसका, तो इसका मात्रक नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है, इसका भी मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, कैंसिल आउट हो जाएगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक आपका का मात्रक नहीं पूछा। तो बस अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक माध्यम का गुण होता है। याद रखिए कि अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का गुण होता है जो यह निर्धारित करता है कि उस माध्यम में प्रकाश का चलना होगा और प्रकाश की किरण जो है उस किस डायरेक्शन बदलेगा, यानी उसका दिशा का परिवर्तन, यह उस माध्यम का गुण होता है। तभी तो आपको बोला गया है कि सरल से अगर विरल में आ रहा है, सरल से अगर विरल में, सरल सघन है और विरल है तो ये दूर जाएगा, और जब इस विरल से सघन में आएगा तो ये अभिलंब की ओर जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, ये प्रकाश जो एक आ रहा है उसका दिशा का परिवर्तन कर रहा है, ये अपवर्तनांक के कारण होता है। माध्यम में अपवर्तनांक होता है, उस माध्यम का होता है। अब देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जिसको n से डिनोट किया, शून्य में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, सी प्रकाश की चाल को सी करेंगे और माध्यम के सी को इससे बराबर सी बाई सी, सी बोलते हैं प्रकाश की चाल को सी से डिनोट कर, और ये एम मतलब मीडियम, सी एम उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये निर्वात में प्रकाश। देखिए उदाहरण देखिए एक बार तो आपको समझ कैसे बोल रहा है कि पानी का अपवर्तनांक, अगर पानी यानी एन फोर अपवर्तनांक, एन को अपवर्तनांक से डिनोट करते हैं एन से, और ये डब्ल्यू यानी वाटर, यानी एन अपवर्तनांक डब्ल्यू यानी पानी का अपवर्तनांक, शून्य में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल, यही तो होना है कि शून्य में प्रकाश की चाल ऊपर रहेगा हमेशा, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम का यहाँ हम चाल, उसमें प्रकाश का चालते, यानी पानी का निकालना है तो पानी में प्रकाश। अब देखिए, अब आपको बताए थे शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर, आपको हम यहाँ बताए थे 3 × 10⁵ 10⁵ को लाख बोलते हैं, यानी 3 पे 5 जीरो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 3 लाख, 10⁵ को हम लाख बोलते हैं। ठीक है, तो 3 लाख। और देखिए पानी में कितना चाल है, 2.2 10⁵ यानी 2.2 लाख। ठीक, तो इसी का यूज हमने वहां किया। देखिए क्या किया, तो पानी का अपवर्तनांक, शून्य में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश, तो शून्य में प्रकाश की चाल क्या हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और पानी में 2.25 लाख, तो 2.25 लाख में करेंगे तो 3 जीरो। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो 4/3 आ रहा है, 4/3 हो रहा है, यानी लगभग ये इसको भाग देंगे तो 1.33 आ रहा है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि वाटर का अपवर्तनांक क्या है 1.3, पानी का अपवर्तनांक क्या है ये 1.33। अपवर्तनांक का क्या मतलब हुआ, अगर बाई द वे मान लीजिए कि ए आपको निकल के आया 1.33, या ऐसे इसको चार, या इसको देखिए अगर इसको ऐसे लिखिए 4/3 और बराबर 1.33, अभी 4/3 है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि प्रकाश का चाल को अगर 4 मानेंगे तो पानी के प्रकाश के चाल 3 मानेंगे, यानी ऊपर वाला ज्यादा है, यानी शून्य में प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि शून्य में यानी निर्वात में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है जो 3 × 10⁸ होता है, या 3 × 10⁵ और पानी में प्रकाश की चाल कम होता है, यहां से भी पता चल रहा है। ठीक, यही आपका पानी का अपवर्तनांक। अब देखिए, अब चलिए इससे एक चीज और देखिए, हमारा ये पता चल गया, तो मान के चलिए कि ये माध्यम जो है, ये माध्यम हो गया आपका निर्वात यानी वायु। ठीक, निर्वात या वायु एक है, और इधर मान लीजिए पानी माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण अगर आ रही है निर्वात से और उसको पानी में जाना है, तो पानी में जाना है तो इसको तो जाना तो चाहिए ऐसे, तो उसका पाथ तो वही होना चाहिए, लेकिन चूंकि माध्यम बदल रहा है तो प्रकाश का चाल भी बदल जाएगा। इसमें प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यादा है, जबकि पानी में प्रकाश का चाल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रकाश का चाल, तो किधर जाएगा प्रकाश किरण, अभी अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी अगर ए आई है तो ए आर होगा। देख रहे हैं, निर्वात में और पानी में, इसलिए पानी का अपवर्तनांक 1.3 है, यानी अपवर्तनांक पानी का 1.33 हुआ, यानी अपवर्तनांक ज्यादा, यानी उसमें प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कम तो ये पानी की ओर झुक जा रहा है, अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। अपवर्तनांक का यही विशेषता है कि वो अपवर्तनांक किसी चीज का देख कर बता देंगे उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, अपवर्तनांक जितना ज्यादा में उतना ही कम होगा उसका चाल।
नेक्स्ट में देखिए इन वाटर 4.3 है, 1.3 का अर्थ क्या हुआ, वही अर्थ लिखा हो जो हमने बताया। पानी में प्रकाश की चाल शून्य या वायु में प्रकाश की चाल का इतना गुना है, यानी 3/4 गुना, यानी उसमें कम है। समझे, प्रकाश के चाल का उतना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक उड़ती है। भी आपने अपवर्तनांक पढ़ रहा था, तो क्या बताया, अपवर्तनांक उस माध्यम का गुण होता है, वो बतलाता है कि कितना प्रकाश का दिशा परिवर्तन होगा। अपवर्तनांक जितना ज्यादा उतना ही दिशा परिवर्तन, या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर जाएगा, नहीं हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मुड़ेगी, या तो अभिलंब की ओर आएगी या अभिलंब से दूर। अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन राशि है, बता दिए कि कोई, क्योंकि चाल बटा चाल है। इन बराबर क्या है, ए बी चाल और ए बी चाल, यानी ए निर्वात में चाल, ए माध्यम में चाल, दोनों चाल बटा चाल, यानी कैंसिल हो जाएगा उसका मात्रक, तो मात्रक भी। हीरा का अपवर्तनांक याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक, यानी अपवर्तनांक जो हीरा का होगा सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक हीरा में हीरा का अपवर्तनांक होता है। प्रकाश ठीक यहाँ पे अपवर्तित होगा, यानी दिशा परिवर्तन काफी अधिक, इसी के कारण हीरा बहुत अधिक चमकता और ये सब प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ पदार्थ है और उसका कुछ अपवर्तनांक है, आपको ये चीज याद रखना होगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक, देखिए वायु का क्या होता है, 1, आपने अभी बताया था निर्वात, निर्वात को 1 मान लिया जाता है, निर्वात में मान लिया जाता है 1। ठीक, तो वायु में उससे थोड़ा सा अधिक होता है 1.003, पानी में 1.3, किरोसिन का 1.44, अल्कोहल का 1.36, तारपीन का 1.47, बेंजीन का 1.5 और कांच का इतना। और आपको याद करना है 2-3 चीज याद रखिए, वो एक तो पानी का याद रखिए आप, कांच का याद रखिए और हीरा का याद रखिए, ज्यादा ज्यादा होगा तो फिर वो किरोसिन का। पानी का क्या 1.33, हीरा का क्या होता है 2.42, ये बहुत याद रखिएगा ज्यादा ज्यादा। कांच का एक रेंज में होता है 1.48 से आपका 1.96 तक होता है, जैसा जैसा कांच रहेगा, कांच की संघनता पे डिपेंड उसका। ठीक, पानी का 1.33, हीरा का 2.42 और कांच का 1.48, यानी 1.5 के आसपास में, किरोसिन का 1.4, सब आपको ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, और कम से अपवर्तनांक के बाद निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वही C/cm, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक, जो अभी आपने पढ़ा अपवर्तनांक, वही निरपेक्ष होता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव बोल रहा है, यानी किसी के रिलेटिव में लेंगे हम। निरपेक्ष में हमेशा किससे कंपैरिजन करेंगे, निर्वात से। ऐसा निरपेक्ष में निर्वात में होगा, निर्वात ऊपर होगा निर्वात में चाल, प्रकाश का चाल, नीचे माध्यम में प्रकाश का चाल। जबकि आपेक्षिक अपवर्तनांक होगा दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को हम आपेक्षिक अपवर्तनांक अनुपात कहते हैं। इसमें देखिए दो माध्यमों के, अब तो ये देखिए एन है, एन है तो मानिए एन कोई एक माध्यम का n1 है, n1 माध्यम 1 है, ठीक, माध्यम 1 है, इसका माध्यम 1 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या, निरपेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तन, ठीक। अब n2 देखिए, n2 क्या है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, दिख रहा है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक।
अब बोल रहा है कि अपेक्षिक मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी दोनों का रिलेशन होगा। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट मतलब निर्वात के चाल से माध्यम के चाल का रेशियो होता है, जबकि आपका रिलेटिव यानी अपेक्षिक अपवर्तनांक जो होगा दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को यानी n1 बटा n2 कर दीजिएगा, तो ये जो होगा वो अपेक्षिक यानी रिलेटिव अपवर्तनांक, अपेक्षिक अनुपात नहीं अपवर्तनांक है। ठीक, तो क्या देखें कि आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा, वो निर्वात का चाल बटा उस माध्यम में चाल, जबकि आपका अपेक्षिक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी किसी एक माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक, उस दूसरे माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात होता है आपका अपेक्षिक। अब देखिए दोनों का कैसे रिलेशन होगा। मान लीजिए कि माध्यम 1 है जिसका अपवर्तनांक आपका n1 है, का अपवर्तनांक क्या है n1। माध्यम 2 है जिसका n होगा, n2 है जिसका n2 है। प्रकाश की चाल, इस माध्यम में प्रकाश की चाल c1 है और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c2 है, तो प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करते हैं, प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं। तो देखिए n1 बराबर क्या होगा, ठीक, n1 क्या है, ये माध्यम 1 है, प्रकाश की चाल c1, अपवर्तनांक इसका n1। जब n1 अपवर्तनांक है मतलब c, देखिए सिंपल अपवर्तनांक लिखेंगे तो मानिए उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी निर्वात की में चाल की से उसका रिलेशन, जबकि हमको रिलेटिव बोलना होगा तो अपेक्षिक अपवर्तनांक लिखें, कहीं अपवर्तनांक लिखा हुआ है तो उसको निरपेक्ष ही मान n1 और प्रकाश की चाल c1 इस माध्यम में, तो इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, इस माध्यम में प्रकाश की चाल c और निर्वात में प्रकाश की चाल c और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c1। अब देखिए इसमें इसमें निरपेक्ष अनुपात क्या होगा, n2 माने बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c, n1 n2। अब देखिए अब आपको दो माध्यम में निरपेक्ष अनुपात निकल गया, इसी का अनुपात तो हमको अपेक्षिक अनुपात होता है, वही बोल रहा है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए माध्यम 2 का यानी माध्यम 2 का किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, हाइपन ना देखे हम 2 1 लिख देंगे, माध्यम 2 का यानी माध्यम 2 का किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, ये क्या होगा n2 बटा 1, यानी जिसका माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष लेना है उसको नीचे लिखते हैं। देखिए n21 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो माध्यम 2 का यानी n2 इसका निरपेक्ष अनुपात किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, जिसका सापेक्ष लेते हो उसको नीचे रखते हैं। तो देखिए n2 बाई n1, तो यहां लिखेंगे n21 यानी 2 रहेगा तो ऊपर रहेगा, 1 रहेगा तो नीचे रहेगा। अगर हम कहीं ऐसे लिखें 1 2, ये क्या होगा n1 बटा n, इसको क्या पढ़ेंगे माध्यम 1 का माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, जबकि ये क्या है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, ये क्या है माध्यम 1 माध्यम 2 के सापेक्ष। तो जिसका सापेक्ष लिखेंगे 2 का सापेक्ष लिखेंगे तो 2 वाला नीचे है। ये ध्यान रखिएगा जब न्यूमेरिकल यानी आंकिक फंक्शन सॉल्व कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा ये नहीं ध्यान रखिएगा तो उसका रेशियो उल्टा आ जाएगा और आपका आंसर गलत। तो देखिए अब देखिए क्या होगा, अब देखिए n21 n21 क्या होगा n2 बटा n1, n21 बराबर n2 बाई n1। अब n2 क्या है c बाई c2 और n1 क्या है c बाई c1। अब देखिए c बाई c2 गुना c1 बाई c2, तो c1 c कैंसिल हो गया, तो निर्वात की चाल दोनों इक्वल है, तो अब बचा क्या c1 बटा 2, आप क्या देख रहे हैं n21 माध्यम 2 का मतलब अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होगा c1 बटा c2, यानी उसके माध्यम के प्रकाश की चाल में उल्टा होगा। देखिए थोड़ा समझिए आराम से, फिर से समझ, मान के चलिए कि ये माध्यम 1 है, माध्यम 1 है, माध्यम 2 है, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल मान लीजिए कि इसमें आपका c1 और इसमें प्रकाश की चाल
C2। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होगा, C2। अब देखिए, अब प्रकाश की चाल, तो सिंपल निरपेक्ष अपर्तनांक क्या होता है, जिसको सिंपल अपर्तनांक बोलते हैं। तो अपर्तनांक बराबर क्या होता है, n1 इस माध्यम का, तो मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा इस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, C। अब देखो इसको मानिए n2, तो इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल बटा इस माध्यम में प्रकाश की चाल n2। तो देखिए ये क्या है, दोनों का निरपेक्ष अपर्तनांक, एब्सोल्यूट अपर्तनांक। एब्सोल्यूट अपर्तनांक हमेशा किससे निकालेंगे, निर्वात में के चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल। अब दोनों निकल गया। अब हमको ये n1 यानी माध्यम 1 का अपर्तनांक, ये माध्यम 1 का अपर्तनांक, माध्यम 1 का अपर्तनांक, अपर्तनांक, और ये माध्यम 2 का अपर्तनांक, माध्यम 2 का अपर्तनांक है। अब हम दोनों के बीच का रिलेटिव अपर्तनांक निकालें, यानी अपेक्षिक। तो देखिए अपेक्षिक हो क्या होगा, या तो n1 के इसके अपेक्ष में निकालेंगे, सापेक्ष में, या n2 को इसके सापेक्ष में निकालेंगे। जब हम n1 का n2 के सापेक्ष में निकालेंगे तो n12 लिखेंगे, n1 का 2 के सापेक्ष में, तो ये होगा n1 बटा n2। जिसके सापेक्ष में लिखेंगे वो बाद में आएगा और वो नीचे आएगा। इस माध्यम का इस माध्यम के सापेक्ष लिखना है, इसके सापेक्ष लिखना है, यानी ये बाद में आएगा नीचे आएगा। तो n1 1 का 2 के सापेक्ष n1 बटा n2। अब चलिए इसका लिखना है, अब हमको लिखना है n2 1 के सापेक्ष, यानी माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष। तो माध्यम 2 का तो 2 का किसके सापेक्ष, n1 के सापेक्ष। तो ये हो गया n2 1 n2 बाई n1। अब देखिए गौर से देखिए, जब यहाँ 1 है तो ये ऊपर 1 हो रहा है, बगल में 2 है तो नीचे 2 हो रहा है। जब पहला 2 है तो ऊपर में 2 हो रहा है, बाद में 1 है तो नीचे में 1 हो रहा है। यानी जब हम सापेक्षिक अनुपात निकालेंगे तो सापेक्षिक अनुपात निकालने के लिए समय ये देखेंगे कि जिसके सापेक्ष हमको निकालना है वो नीचे रहेगा, n12 में n1 बटा n2। अब देखिए, अब हम दोनों का निकाल लिए, ठीक। अब एक चीज और, अब यहाँ पे n1 बटा n2 है, तो n1 बराबर क्या है, c बाई c1, और n2 बराबर c बाई c2। अब देखिए आगे n12 यानी n1 किसके सापेक्ष, n2 के सापेक्ष, जबकि आपका n1 बराबर क्या है, c बटा c1, और n2 बराबर क्या है, c बटा c2। इसको रखिए n1 के बराबर, n1 क्या है, c बटा c1, n2 क्या है, c बटा c2। c बटा c1 है, ऊपर जाएगा तो c2 बटा c1। अब देखिए ए सी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, c2 बटा c1, n12 n12। क्या देख रहे हैं, जब n12 यानी सापेक्षिक अपर्तनांक माध्यम 1 का माध्यम 2 के बराबर c2 बटा c1 आ रहा है, यानी c2 क्या है, प्रकाश की चाल माध्यम 2 में, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और c1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यानी आप अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, तो 1 2 और 2 1 में आप फंस जाइए। देखिए जब 1 2 है तो ये है कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपर्तनांक n1 बटा n2, पहले 1 है तो 1। लेकिन जब n1 बाई n2 यानी माध्यम 1 का सापेक्ष 2 के सापेक्ष अपर्तनांक, देखिए c2 बाई c1 आ रहा है। जब प्रकाश का चाल आ रहा है तो उल्टा हो जा रहा है, 1 है तो 1 नहीं आया, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आया है, 2 है तो यहाँ 2 आया है। जबकि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ गया, और 2 है तो यहाँ पे n1 आ गया। अब क्या देखिएगा, जब अपेक्षिक या सापेक्षिक अपर्तनांक निकालेंगे, जब सिर्फ अपर्तनांक का रेशियो रहेगा दोनों माध्यम का, तो 1 रहेगा तो 1 रहेगा, 2 रहेगा तो 2 रहेगा, ठीक, जिसके सापेक्ष लेंगे। लेकिन जब उसी माध्यम के प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल से रिलेशन निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है, क्यों, देखिए n1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई c1, नहीं है ना। 1 यानी आपका जो अपर्तनांक है माध्यम 1 का,
C1 के डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उल्टा संबंध है। तो जब N1 बटा N2 यानी N1 बटा N2 था तो ये डायरेक्टली होगा ना, उल्टा होगा, तो इसलिए उल्टा। आप याद रखिए, जब हम N1 निकालेंगे तो C बटा C1, N2 निकालेंगे तो C बटा C, जब N1 2 निकालेंगे तो N1 बटा 2, और जब इसी को C में बदलना होगा तो C बटा 1। ये फॉर्मूला को याद तो भी याद रखिएगा। जब किसी सिंपल सिर्फ एक माध्यम का पूछेगा तो निर्वात से आप कंपैरिजन करना है, आपको उससे तुलना करना है कि एन माध्यम 1 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो प्रकाश की चाल निर्वात में बटा प्रकाश की चाल उस माध्यम में, C1 माध्यम में, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल उस माध्यम में 2 माध्यम में। जब 1 2 निकालना होगा तो सिर्फ अपवर्तनांक का रेशियो लेंगे तो 1 2 तो वही ऑर्डर में होगा 1, जिसके सापेक्ष वो नीचे। लेकिन जब उसका प्रकाश की चाल उस माध्यम से रिलेशन निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, 1 बटा 2 है तो 2 बटा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए वही N2 C1/C2 आया। इतना मेहनत कराने का बस यही माध्यम है कि आप लोग चीज़ों को कंसेप्ट पढ़िए और इन फ्यूचर आपको ये सब मेरे द्वारा पढ़ाए हुए चीज़ों को यूज कर लेते तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात होगा। चलिए सो देखिए अब नेक्स्ट पे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का यानी N2 किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष 1 के साथ बराबर। तो देखिए 2 है तो क्या होगा N2 बटा N1। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, अब प्रकाश की चाल से देखेंगे तो क्या होगा C2/C, ठीक है। देखिए N21 यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे। माध्यम 2 का किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर। जब अपवर्तनांक का सिर्फ होगा रेशियो तो 2 1 इसको फॉलो करेगा, 2 है तो 2 और 1 है तो जिसके सापेक्ष वो नीचे। लेकिन यही जब अपवर्तनांक के बाद इसका प्रकाश की चाल का के साथ संबंध बताएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, यानी N2 है तो C, ये उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, ये आपका 2 1 है, 2 1 है तो 1 होगा। देखिए यही कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो आपको पकड़ में आएगा ही नहीं। 1 है 2 है, ठीक, ऐसे आपको ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा इसके, ये हो गया। तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये आपको याद रखिए। अब पूछा है माध्यम 1 का, माध्यम 1 का किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष, तो सिर्फ अपवर्तनांक क्या करेंगे तो 1 बटा 2 इसके सापेक्ष वो नीचे। लेकिन अगर इसी माध्यम में प्रकाश की चाल का करेंगे तो बदल जाएगा, वही है। देखिए अब आ गया, अब देखिए वही बोला है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, यहाँ पे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2। अब देखिए अब एक रिलेशन और आप निकाल सकते हैं, वो N12 बराबर क्या है, N1 N2 और बराबर C2 बटा, एक आपका एक है। दूसरा क्या है, N21 बराबर N2/N1 बराबर C1 बटा C2 का A है। अब देखिए अगर हमको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, N12 अगर हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दे यानी N12 गुना N21, तो देखिए N1/N2 करेंगे, ये भी कर सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, N पहले वाला करेंगे N1, इसके लिए क्या लिखेंगे N12 का 1 बटा 2 गुना N21 का क्या लिखेंगे N2 बटा, अब देखिए N1 N1 कैंसिल, N2 N2 कैंसिल यानी 1। तो क्या देख रहा है N12 गुना N21 बराबर 1। एक फॉर्मूला था आपको ये आ गया, यानी दो माध्यम है और जब हम रिलेटिव यानी सापेक्षिक अपवर्तनांक एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष में निकाल रहे हैं और फिर उसी माध्यम का फिर दूसरे वाले का माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कि दो माध्यम के दोनों के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे और उसका गुणनफल निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक, एक बार इस दोनों का यूज कर लिए तो अब देखिए एक बार आप इसका भी तो यूज कर सकते हैं C2/C1 का। अब देखिए N1 2 गुना N2 1 बराबर, तो देखिए N1 2/C2 बटा 1
गुना ई क्या हो जाएगा C1 बटा C2। यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी देखिए C1 से C1 कैंसिल, C2 से 1, यानी यहाँ भी आ रहा है आपका N12 गुना N पर 1। ऐसा याद रखिए कि याद रखिए दो माध्यम है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का निकाल रहे हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का निकाल रहे हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो N2 बाई ए तो क्या, तो यही देखिए आपका क्या निकल के आया, N21 C1 बाई C2 किए तो 1 आ रहा है, तो वही N1 N2 एक फॉर्मूला निकल के आया ए वाला। तो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ऐसे N1 बाई N2 बराबर 1 आया तो आप क्या लिख सकते हैं, N1 बाई N2 बराबर 1 आया तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ देख यहाँ पे दिखा देते हैं, अगर जब हमारा N12 गुना N21 बराबर 1 आया तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 बराबर 1 बाई, यानी क्या देख रहे हैं कि जब किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकलेगा वहीं उसका अपोजिट अगर सापेक्ष करेंगे तो 1/2 मतलब उल्टा होगा। ठीक, इतना 1/2 1 का वैल्यू दोनों का सेम हो। अब देखिए, अब देखना है अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था यानी परावर्तन का नियम पढ़ा था और वहां पे दो परावर्तन का नियम था, उसी तरह यहाँ पे अपवर्तन है और अपवर्तन के नियम है, यहाँ भी दो ही नियम है, ये आपको ज्यादा परेशानी नहीं है। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम, यहाँ पे पारदर्शी था क्योंकि वहां पे पारदर्शी नहीं था, तो वहां पे परावर्तन करना था, इसके इधर नहीं जाने था, इसलिए वहां पे अपारदर्शी माध्यम था। यहाँ पे बोल रहे पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में जाने पे जिन नियमों का पालन करते हुए दिशा परिवर्तन या अपवर्तन होता है उन नियमों को अपवर्तन के नियम कहते हैं। कभी कभी सब्जेक्टिव में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अपवर्तन का नियम क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, व्याख्या करें। अपवर्तन के नियम क्या है ये लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसके नियम तो दो जानते हैं लिख देंगे, लेकिन क्या है ये थोड़ा लिखना टफ होता है, इसलिए हमने आपको लिख के बता दिया कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम है या दूसरा पारदर्शी माध्यम, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पे जिन नियमों का पालन करते हुए दिशा परिवर्तन, तो बताए थे दिशा परिवर्तन होता है तो माध्यम परिवर्तन होता है, दिशा परिवर्तन भी होता है, अविलंब से नजदीक आना या अविलंब से दूर जाना, परिवर्तन या अपवर्तन होता है, उन नियमों को अपवर्तन का नियम कहते हैं। वही है आपतित किरण, तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण तो ये अपवर्तन कोण, और ये नॉर्मल यानी अभिलंब। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कितने नियम, जैसे वहां भी नियम आप दो नियम होते थे, इसी तरह यहां भी आपका दो नियम है। दो नियम कौन कौन से देख लीजिए, आपका पहला नियम कौन सा है, प्रथम नियम, तो आपतित किरण यानी ये वाला आपतित किरण, ये आपतित किरण, उसके बाद आपतन बिंदु यानी जहां पे जिस सतह पे वो आपतित किरण आके मिल रहा है उसको आपतन बिंदु, तथा अभिलंब यानी आपतन बिंदु से जो लंब डाला गया उसको अभिलंब, और अपवर्तित किरण यानी अपवर्तन के पश्चात जो ये अपवर्तित किरण हो रहा है, अपवर्तित किरण, तीनों ही एक ही प्लेन में यानी एक ही समतल में पाए जाते हैं, यानी एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम जैसे वहां पे भी हमने पढ़ा था, परावर्तन के में भी सेम था, परावर्तन में भी यही था, आपतित किरण, वहां था परावर्तित किरण, यहाँ पे परावर्तित नहीं है, यहाँ पे अपवर्तित किरण, बस यही डिफरेंस, वहां भी लंब था यहाँ भी अभिलंब है, तीनों एक ही तल यानी एक ही प्लेन यानी एक ही समतल में होते, वहां भी एक ही तल में होते। ये पहला नियम है, प्रथम नियम। दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या बोलता है कि दूसरा नियम वहां पे क्या था, वहां पे दूसरा नियम आपका ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ आई एंगल आर बराबर था, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता था दूसरा नियम में। यहाँ पे क्या है देखिए, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन और अपवर्तन कोण की जया
का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी होता है। वहां पे क्या था, आपको वहां और यहाँ पे इसलिए कंपैरिजन करा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यार परावर्तन में तो ये ऐसा था, अपवर्तन में कैसा था, ये अपवर्तन में या परावर्तन में था। वो कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा अंतर है। पर, प्रकाश के परावर्तन में क्या था, ये था, इधर का तो कोई ये था, ये आया था और ऐसे जाता था, ए आई और ए आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता था, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता था। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, यानी यहाँ पे सिर्फ आई नहीं, यहाँ पे सिर्फ आई नहीं, यहाँ पे आई नहीं, सिर्फ यहाँ साइन आई, क्या समझे, यहाँ सिर्फ आई नहीं, यहाँ पे साइन आई बोल रहा है। आपतन कोण की जया मतलब आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण यानी आर, यानी यहाँ पे साइन आई और साइन आर, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, यानी आपका साइन आई बटा साइन आर आपका नियतांक होगा, यानी कांस्टेंट। ठीक, वहां पे क्या था, एंगल आई बराबर एंगल आर, बस आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेकिन यहां पे है कि आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक कोण का एक नियतांक होगा। यहाँ पे दूसरा नियम होता है, तो द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम बोलते हैं। आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी आपको पूछ देगा कि स्नेल का नियम क्या है, आपको ऑप्शन में देगा अपवर्तन का प्रथम नियम, अपवर्तन का द्वितीय नियम, परावर्तन का प्रथम नियम और परावर्तन का द्वितीय नियम। हो गया कंफ्यूजन, हाँ यार द्वितीय नियम तो पढ़े थे लेकिन किस में पढ़े थे ये पता नहीं। वो अपवर्तन का द्वितीय नियम जो होता है उसको स्नेल का नियम है, याद रखिए। स्नेल का नियम जो होगा साइन आई बटा साइन आर स्नेल, ठीक है। द्वितीय नियम या स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, आपको बताएं कि यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, जया मतलब साइन होता है, साइन आई बाई साइन आई बराबर नियतांक। यह नियतांक माध्यम टू का माध्यम वन के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 2 के बराबर होता है। एक कंसेप्ट और है, ये बोल रहा है कि जो आपका साइन आई और साइन आर है ये किसके बराबर होगा, n1 2, यानी साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर होगा, n/2, n1 2 क्या है, माध्यम वन का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम टू के सापेक्ष। तो पढ़ने का तरीका बता है, n1 यानी वन का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, टू के सापेक्ष, वहीं वन यानी माध्यम ये होगा, ये वन माध्यम होगा, ये टू, ये साइन आई और ये साइन आर, याद रखिएगा आप, ये वाला एक फॉर्मूला ये हो गया। n2/n1 बराबर साइन आई बाई साइन आर। अब देखिए एक चीज और देखिए, ठीक है, अब देखिए आपने क्या देखा कि आपने देखा था कि n1/n2 नहीं देखा था ना, n1/n2, n2 n1 2 के बराबर होता है, n1 साइन आई, ठीक है। ये देखिए n1, अब आपने क्या देखा कि साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, n2 1 के बराबर होगा, n2/n1, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, n2 1 के बराबर होता है, 1 2 के बराबर नहीं, n2 1 के बराबर होता है, ठीक। ये यहाँ पे 2 1 होगा, 2 1 के बराबर होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 1 के बराबर होता है, तो 2 1 के बराबर का मतलब क्या है कि माध्यम टू का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम टू का अपवर्तनांक 1 के साथ। अब देखिए n2 1 बराबर n2/1, अब देखिए इसको हटाइए, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो गया,
N2 बटा N, ये हुआ। अब देखिए N1 को इधर ले जाइए, ये क्या हो जाएगा, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। एक फॉर्मूला निकल के आया, N1 साइन आई गुना N2 साइन आर। तो ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, यही तो आई बनता है ना। तो साइन आई के साथ माध्यम 1 वाला N1 का अपर्तनांक, और इधर आर बनता है तो साइन आर के साथ N2 का अपर्तनांक। तो ये आपका एक फॉर्मूला एक और होता है स्नेल के नियम से का, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर, इसी स्नेल के नियम का सम्मित रूप यानी सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। आपको कभी पूछे कि स्नेल के नियम का सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होगा, तो N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। चलिए अब देखिए कि क्या हो रहा है कि अब अभी तक आपने जो पढ़ा उसको समराइज कर देते हैं और इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं ताकि लंबा वीडियो नहीं हो जाए। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि लंबा वीडियो देखने में सहूलियत नहीं होता है, क्योंकि बैठ के देखना पेशेंस नहीं है, क्योंकि आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा पेशेंस निकालना और समय निकालना काफ़ी टफ है, जब स्टूडेंट के साथ नहीं होना। आपको 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के पढ़ने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि आपको एंड ऑफ डेट क्या है, आपको एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम लिखना है। एग्जाम पेपर 3 घंटे का होगा, 3 सवा 3 घंटा का। जब आपको बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो देखना है, या आपको अपना कंसंट्रेशन करना का आदत नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे एग्जाम हॉल में कंसंट्रेशन नहीं होगा। वहाँ पे फिर बैठिएगा तो आपको बीच बीच में कंसंट्रेशन लैग करेगा, और लैग करेगा तो वो आप परफॉर्म नहीं कर पाइएगा जो परफॉर्म आपको करना चाहिए। क्योंकि आपका घर पे आदत नहीं है 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू रह के पढ़ना, कंटिन्यू रह के फोकस करना, कंसंट्रेट करना, माइंड को एक रखना, वो आदत नहीं। एग्जाम हॉल में भी आपको दिक्कत, इसलिए आपको 1 1.5 घंटा 1.5 घंटा की वीडियो देखने से परहेज नहीं करना चाहिए। फिर भी चलिए आप लोग की सहूलियत के लिए 1 1 घंटे का ही वीडियो बनाया जा रहा है, तो इस पे तो इसलिए लंबाई वीडियो नहीं, इसलिए यहीं पर रोक देते। आज जो हमने पढ़ा उसको हमने समराइज कर देते। देखिए आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने यही पढ़ा कि जितना भी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हमने ये पढ़ा। और उसके बाद हम पढ़े कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा आपका अपवर्तनांक क्या होता है, फिर अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक, और उसके बीच में रिलेशन पढ़ा। और उससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आप उस पर ध्यान रखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोग को बोलें वो भी निःशुल्क व्यवस्था का लाभ उठा सके। यही आशा है कि आपको इससे थोड़ा भी मदद मिलेगा। मोटिवेट हूँगा, और मैं भी आपके लिए